हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है हमारी। ज्योग्राफी के अंदर हमारा चैप्टर जो 5th है, चैप्टर 5th चल रहा है। चैप्टर 5th है हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आप जो है चैप्टर एक बार देख चुके होंगे। अब इसको जो है हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है पूरा चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्वेश्चन आंसर से हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन 4 है हमारे पास, कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। कौन सा है इसमें से? बॉक्साइट जो है वो अपघटन से बनता है, चट्टानों के अपघटन से। चारों फोटोज है, आप 4 फोटोज भी देख सकते हैं। सबसे पहले कोयला का, फिर बॉक्साइट। बॉक्साइट ये है, बॉक्साइट अगर आपने नहीं देखा तो बॉक्साइट दिखने में ऐसा होगा, सोना और जस्ता। आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या क्या होगा। बॉक्साइट हमारा आंसर था, इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम धातु। जो आपका एल्यूमिनियम है वो इसी से प्राप्त होता है। उसका प्रमुख अयस्क है ये। यह लाल, भूरे व पीले रंग का होता है। कलर कैसा होता है इसका? लाल, भूरे और पीले रंग का। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम Al2O3 की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो इसी से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे हैं। उपयोग कहाँ, यूज कहाँ कहाँ होता है इसका? विमान निर्माण में होता है, बिजली के तार बनाने में, मशीनरी, पैकेजिंग और रसोई के बर्तन। इन सभी में जो है किस चीज का प्रयोग हो रहा है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम किससे मिल रहा है? बॉक्साइट से मिलता है। हम उसका यूज भी हमने देख लिया। अब ये भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो मुख्यतः उड़ीसा। उड़ीसा जो है हमारा, वहां वो जो है इसका सर्वाधिक उत्पादक है। उड़ीसा में कहां पर? कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर जो है उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये रहे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसके जो कुछ आपको चीजें भी मिली जो इससे मुख्य संबंधित है। जस्ता जिंक को कहा जाता है, ये जो है आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में जो है स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड में जो कोडरमा जगह है वो किस खनिज का अग्रणी, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है? बॉक्साइट है, अभ्रक है, लोहा अयस्क है, या तांबा है? इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से हमारा अभ्रक जो है वो झारखंड के कोडरमा में अग्रणी उत्पादक है। तो इसकी और डिटेल हम जान लेते हैं। अभ्रक यानी कि माइका भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है। कोडरमा जो है, झारखंड को अभ्रक नगरी कहा जाता है। देखिए, अगर कहीं पूछ लिया जाए कि अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है, तो झारखंड जो है उसको अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक का अब यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी प्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि प्रयोग क्या किया जाता है इसका। विद्युत उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके, उसके इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, इंसुलेशन के लिए, सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो आपके ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। पेंट, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो आपको उपयोग पता चले। और अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? झारखंड को अभ्रक नगरी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर झारखंड है मैप में, और झारखंड में जो है ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये हमारा कोडरमा है। ये कोडरमा एरिया है झारखंड का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो कौन सी वो चट्टान है जिसकी लेयर्स में जो है निक्षेपण या संचयन खनिजों का होता है? तलछटी चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। इनमें से कोई नहीं। तीनों के आपको एग्जांपल, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित। अवसादी चट्टानों को ही हम तलछटी चट्टानें कहते हैं। तो किनके स्तरों में जो है पाया जाता है खनिज का निक्षेपण और संचय? तो ये जो है हमारी तलछटी चट्टानों के अंदर, यानी जिन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, इनकी तलछटी में, इन्हें तलछटी चट्टानों कहा जाता है। इन्हीं में जो है इनके स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन पाया जाता है। तलछटी चट्टानें वे चट्टान है, कौन सी चट्टानें? अब तलछटी चट्टानें किस तरीके से बनती हैं उसके बारे में देखते हैं। नदियों, झीलों, समुद्रों और हवाओं द्वारा लाई गई रेत, गाद, कंकड़, मिट्टी आदि लंबे समय तक जब दबाव और सख्त होकर, यानी कि जब ये एक जगह जो है बहुत टाइम तक पृथ्वी के अंदर लेयर बाय लेयर जमती चली जाती हैं, उस पर जो प्रेशर पड़ता है उससे निर्मात होती है। चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इनमें जो है लेयर्स भी अलग अलग जो है, अगर हम जो है इसका, जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल।
ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसकी वर्टिकल कटाई करें तो उसमें जो है हमें लेयर्स दिखाई देंगी, तो इसमें जो है परतें दिखाई देती हैं, और प्राय इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो जीवाश्म अब किस किस चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं? तो हमारी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। तलछटी चट्टानों में बिल्कुल पाए जाते हैं, और अवसादी ये कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, उसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया जीवाश्म के बारे में। अब उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर। तलछटी चट्टानों के उदाहरण है बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन जिसे बोलते हैं, चूना पत्थर लाइमस्टोन, और क्या रहा? कांग्लोमेरेट, और शेल। ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये? तलछटी चट्टानों के। तलछटी चट्टानें जो है कैसे बनती है? नदियों, झीलों और समुद्रों या हवाओं के द्वारा रेत, गाद, कंकड़, मिट्टी जब पृथ्वी के लेयर बाय लेयर जमा होते चले जाते हैं, तो दबाव के कारण समय के जो है बहुत टाइम, करोड़ों लाखों जो वर्ष के बाद वो जो चट्टानें दब जाती हैं, लेयर बन जाती हैं, वो लेयर ही जो है उन्हें हम तलछटी चट्टानें कहते हैं। बाद में जो है चट्टानें को रूप ले लेती हैं, जीवाश्म होता है इसमें, और ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोजाइट रेत से संबंधित। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? अब आपको बताना है कि मोनोजाइट जो रेत है उसमें कौन सा खनिज इनमें से पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा खनिज तेल वाला, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। कौन सा खनिज इनमें से पाया जाता है? तो इनमें जो है थोरियम जो है वो पाया जाता है, हमारा आंसर जो होगा। तो थोरियम पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ चीजें भी जान लेते हैं। मोनोजाइट एक प्रकार का जो है खनिज है जो समुद्री तटों की रेत में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ये? समुद्री जो तट है उसकी रेत जो होती है, समुद्र के तट पे आपने देखी रेत होती है, उसकी रेत में ही जो है ये मोनोजाइट जो है खनिज जो है पाया जाता है। रेडियोधर्मी खनिज माना जाता है इसे, जो है रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव जो है खनिज माना जाता है, क्योंकि इसमें थोरियम और यूरेनियम जैसी धातुएं पाई जाती हैं। इसमें थोरियम और यूरेनियम दोनों ही जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मोनोजाइट में। कहाँ पाया जाता है? समुद्र तटों की रेत में जैसी धातुएं पाई जाती है। भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि अगर भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि महत्वपूर्ण एक सोर्स है उसके लिए। और भी चीजें क्या हो सकती हैं इसमें? मोनोजाइट जो रेत है, यहाँ पर रेत जो लिखा है, रेत नहीं रेत, भारत में वितरण यानी कि भारत में कहां कहां पाया जाता है? केरल में बात करें तो क्विलोन जो है यानी कोल्लम, और केरल में अलप्पुझा तट जो है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के अंदर मन्नार की खाड़ी, और त्रिनेल वेली। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो तट है उसके पास पाया जाता है, और ओडिशा में गंजाम और चांदीपुर तट, सभी तट हैं तो तटीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। तटीय क्षेत्रों से संबंधित जो आपके राज्य हैं उन्हीं में, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये चारों ही जो है तट यानी कि समुद्र के पास वाले राज्य हैं, इन्हीं की तट पे जो है पाया जाता है। ये आपके जो है मोनोजाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके क्षेत्र का वितरण भारत में कहाँ कहाँ है, और मोनोजाइट रेत जो है खनिज जो है पाया जाता है किसमें? क्या पाया जाता है इसमें? थोरियम। ये जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर जो है हमें 30 शब्दों में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। किसके बारे में पूछा है? लौह और अलोह खनिज। आपको इसके बारे में आंसर देना है, दोनों को समझाना है कि लौह खनिज क्या होते हैं, अलोह खनिज क्या होते हैं। लौह खनिज यानी जिसमें लोहे की मात्रा है वो लौह खनिज हो गए, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है वो अलोह खनिज हो गए। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पे आपके खनिजों के बारे में बात की गई है। अब जो है हम इन्हें अगर डिवाइड करें तो धात्विक खनिज जिनमें जो है लोहा होता है, वे धात्विक खनिज जिनमें जो है लोहा होगा वो लौह खनिज कहलाएंगे, लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा अयस्क में क्योंकि लोहे की मात्रा होगी ही, और क्या है? मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। आप याद रखेंगे कि लौह खनिज में कौन कौन से उदाहरण हैं। लौह खनिज में लोहा अयस्क हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और मैग्नीज, ये जो है लौह खनिज से संबंधित है। फिर अलोह खनिज कौन से हुए? अलोह खनिज धात्विक खनिज है, वे धात्विक खनिज है जिसमें लोहा नहीं होगा, यानी कि आयरन जिसमें नहीं होगा वो जो है अलोह खनिज हो गए। अब इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? तांबा, बॉक्साइट और टीन। तांबा, बॉक्साइट और टीन जो है और तांबा आपके घर में भी पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे उनसे कि उनमें जो है लोहे की मात्रा नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? अलोह खनिज कहलाते हैं। तो दोनों क्लियर हो गए। ये आपको घर से याद रहेंगे क्योंकि हमारे आसपास जो
खनिज हैं, अगर हमारे आसपास से हम एग्जांपल सेट कर लेंगे, याद करेंगे तो इजीली, तांबा और टीन हमारे घर में ही पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ये एलॉय खनिज है। लोहा अयस्क से पता चल रहा है कि लोहा अयस्क यानी कि इसमें लोहे की मात्रा है ही। मैग्नीज और निकल, ये और याद रखेंगे कि मैग्नीज और निकल जो है संबंधित है लोह खनिज से। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आपको लोहा और एलॉय खनिज में डिफरेंस करने के लिए आता है तो उसके साथ आप उदाहरण लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है। तो ये आपके इसमें 30 शब्दों में आंसर लिखना था, ये आपका उत्तर हुआ। अब 30 शब्दों में जो है हमें उत्तर देना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली क्लासेस में जो है आपने देखा होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाया गया। परंपरागत कौन कौन से, जैसे कोल यानी कोयला, ऑयल जो है पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह आप यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो हम यूज करते हैं, जो पहले जो है सरकार के द्वारा दिया जाता था, अब जो है राशन में वो नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इनसे जो है प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण जो है कम करने के लिए जो है ये जो है चीजें हमें कम यूज करनी चाहिए। तो हमें किधर जाना चाहिए, हमें इधर जाना चाहिए, यानी कि कौन कौन से, सोलर, हाइड्रो, विंड एनर्जी, ये इन की तरफ जाएंगे। तो ये जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। तो इन्हें क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, उससे बचाने के लिए। क्योंकि ये जो है एक तो आसानी से उपलब्ध है, ये जो है बहुत टाइम तक जो है हमारे पास रहेंगे, परंतु ये जो है अगर इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया परंपरागत उद्योगों का, परंपरागत जैसे जो परंपरा होती है बहुत टाइम से चली आ रही है, इसी तरीके से परंपरागत हुआ जो बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, गैर परंपरागत जिनका उपयोग अभी तक नहीं होता था परंतु अब हम उपयोग इनका करना शुरू कर चुके हैं। आंसर देखते हैं हम इनका। परंपरागत ऊर्जा साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं वे हैं जो उपयोग जिनका बहुत काल से हो रहा है, यानी कि बहुत समय से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। और वहीं जो है गैर परंपरागत उद्योग जो स्रोत हैं हमारे, उनकी पहचान कैसे की जाती है कि उनका उपयोग जो है अभी हाल में से शुरू किया है, हाल के दिनों यानी कि कुछ वर्षों से ही हमने इसकी शुरुआत की है। उदाहरण क्या रहा, जैसे कोयला हम बहुत पहले से यूज करते हैं। प्राकृतिक गैस हुई, पानी और जलाऊ। पानी यहाँ पे नहीं होगा, पानी नहीं होगा, जलाऊ मतलब जलाऊ लकड़ी, यानी कि लकड़ियों का प्रयोग भी जो है इस तरीके से कर रहे हैं। और अब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा साधन की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के साधन वो हैं जिनसे जो है प्रदूषण नहीं होता है। वो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में आ गए, जिनका जो है हमने उपयोग अभी हाल ही में शुरू किया है। और परंपरागत जो ऊर्जा साधन है वो जिनका उपयोग हम बहुत वर्षों से कर रहे थे और उनसे जो है प्रदूषण होता है। देखिए 2 पॉइंट हो गए, बहुत वर्षों से कर रहे थे, दूसरा प्रदूषण होता है, तीसरा आप उनका उदाहरण लिख देंगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो है प्राकृतिक गैस जिनका उपयोग जो है हम बहुत सालों से कर रहे हैं, पर इनसे जो है प्रदूषण भी होता है। ये आपने उदाहरण भी लिख दिए। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। डिफरेंस करने के लिए आता है तो आप ऐसे ही सामने सामने डिफरेंस करके दिखाएंगे, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उससे प्रदूषण होता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है, फिर उसके उदाहरण। इसी तरीके से आप उदाहरण लिखेंगे तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। अब पूछा गया है कि खनिज क्या है। आखिर जो खनिज है, हमने खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं, खनिज आखिर है क्या। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ पिक्चर में भी दिखाएंगे अलग अलग तरीके के खनिज। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। तो खनिज कैसे मिलता है? प्राकृतिक रूप से मिलता है। वो पहले जो है मिट्टी के अंदर से, पृथ्वी की लेयर्स के अंदर से हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है और वो अकार्बनिक ठोस पदार्थ है जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना, मतलब उसमें जो केमिकल जो रेशो होगा, जो संरचना होगी उसकी, वो निश्चित होता है। और भौतिक गुण भी होते हैं, उसके जो फिजिकल फीचर्स भी होते हैं, कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। ये पृथ्वी की परतों से प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी की लेयर्स हमने बात की कि क्योंकि प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, पृथ्वी की लेयर्स के अंदर से मिल रहे हैं, तो पृथ्वी की परतों के अंदर से मिलते हैं और उपयोगी साधन है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इन्हीं का ही प्रयोग हम जो है अपनी डेली लाइफ में, हमारे जो दैनिक जीवन में इनका जो उपयोग किया जाता है, इन्हीं खनिजों से प्राप्त करते हैं हम अपनी जो दैनिक वस्तुएं हैं। जैसे हम जो है बॉक्साइड से जो है प्राप्त कर रहे हैं एल्यूमिनियम। कैसे मिला हमें? बॉक्साइड एक खनिज था, उससे जो है हमें एल्यूमिनियम मिला। एल्यूमिनियम का उपयोग आपने देखा कि पीछे हमने जाना भी था क्वेश्चंस में कि हम तार बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसके बर्तन भी बनाते हैं। तो ये सभी जो है उसके उपयोग भी जाने हमने। तो प्राकृतिक रूप से मिलता है, अकार्बनिक ठोस पदार्थ है, भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक संरचना होती है, पृथ्वी की परतों के अंदर मिलता है और ये बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पूर्ति करते हैं। तो खनिज क्या है, उसका उत्तर मिल गया होगा आपको।
अब जो है पूछा गया है कि आग्नेय और कायांतरित जो चट्टाने हैं, दो चट्टानों के बारे में बात की, इनका निर्माण किस तरीके से होता है। फोटो देख रहे हैं आप, आग्नेय चट्टाने, यहाँ पर आप देख रहे हैं लावा। लावा जब जो है, लावा या मैग्मा जिसे हम बोलते हैं, वो ठंडा हो जाता है पृथ्वी पर आने के बाद, वो जब जम जाता है वही जो है आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो अब जो है कायांतरित चट्टाने क्या हुई। कायांतरित चट्टाने, तीन प्रकार की चट्टानों के बारे में जानते हैं, एक आग्नेय चट्टाने, एक कायांतरित, और एक जो है हमने बीच में जो आपने पढ़ी होगी अवसादी चट्टाने। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ अवसादी, यहाँ पर नहीं लिखता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाए। अवसादी चट्टान में यहाँ पर लिख देता हूँ अवसादी। तो तीन चट्टानों के बारे में हमने जाना। तो आग्नेय और अवसादी जब जो है वो टूट जाती हैं और वो बहुत समय तक जो है जमीन के नीचे दबी रह जाए, वो जो है रूप ले लेती हैं कायांतरित चट्टानों का। कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही मिलकर बनती हैं कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टान के बारे में हम जान चुके हैं कि लावा या मैग्मा के ठंडे होने पर। आंसर भी देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों में खनिज लावा या मैग्मा ठंडा होने पर बनते हैं, और कायांतरित चट्टानें उच्च ताप और दाब के कारण, उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, मौजूदा जो खनिज हैं बदलकर नए खनिज बन जाते हैं, यानी कि पहले वाले जो खनिज थे वो चेंज होकर किस वजह से, उच्च ताप और दाब के कारण जो है दबकर जो है वो नए खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कायांतरित चट्टानों से संबंधित हो गया। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों इस तरीके से जो है निर्माण होता है। आपने जाना कि आग्नेय चट्टानें लावा और मैग्मा के ठंडा होने पर, और कायांतरित चट्टानें जो है उच्च दाब और ताप के कारण जो मौजूदा जो खनिज थे वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यही जो है कायांतरित चट्टानें, इस तरीके से निर्माण होता है। दोनों चट्टानों की आपको यहाँ पर फोटो भी लेयर्स, क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं कायांतरित चट्टानों में, तो यहाँ पर आपको लेयर दिखाई दे रही होंगी। लावा और मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, तो लावा और मैग्मा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी के ठंडा होने के बाद ये आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर जो है हमें खनिजों के संरक्षण यानी खनिजों की प्रोटेक्शन की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्यों हमें बचाना है खनिजों को। हमने खनिज के बारे में जाना कि खनिज जो है हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बॉक्साइड हमारे एल्यूमिनियम बन रहा है, एल्यूमिनियम जो डेली लाइफ में हमारे यूज हो रहा है, और भी बहुत सारे खनिज है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। तो जरूरत क्या है, उसे आवश्यकता क्या है कि हम इससे बचें। जैसे हम बात कर रहे थे, परंपरागत जो स्रोत थे हमारे ऊर्जा के स्रोत, वो जो है प्रदूषण फैलाते हैं पहली बात तो, और वो जो है कुछ समय में अगर हम उनका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, जैसे डीजल पेट्रोल का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास उनका जो है उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना कोयला बचेगा ना पेट्रोल बचेगा। उन्हें जैसे उनके संरक्षण की आवश्यकता थी, ऐसे ही खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, जमीन के अंदर मिल रहे हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर मिल रहे हैं, पर वो जो है काफी सालों के बाद, दबने के बाद जो है उनका निर्माण होता है। अब जो है अगर हम उनका बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, हम उसे नष्ट करते चले जाएंगे, तो क्या होंगे, एक निश्चित समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो उस खत्म होने से बचाने के लिए जो है इनका संरक्षण की आवश्यकता है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर खनिज जो है सीमित और अनवीकरणीय, यानी कि जैसे हमारे पास सूर्य की रोशनी यानी सोलर एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी का, तो वो जो है हमारे पास असीमित है, पर ये जो है सीमित है। और अनवीकरणीय, इसे दोबारा थोड़ा ना बना सकते हैं आप। खनिज कैसे बनाएंगे, वो जो है हजारों वर्षों लाखों वर्षों के बाद, दबने के बाद जो है उनका निर्माण हुआ। हमारी तो आयु भी 100 तक नहीं पहुंच पाती, तो इतनी जल्दी हम किस तरीके से निर्माण कर पाएंगे। तो इसी वजह से पहला सीमित है, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आवश्यकता है हमें इन्हें बचाने की। और अत्यधिक दोहन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, कि बहुत ज्यादा अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो आगे की भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचेगा ही नहीं, उसलिए भी हमें आवश्यकता है इसे बचाने की। क्या करें फिर जी, हम इसका संतुलित उपयोग करें, जितनी हमें आवश्यकता है उसका उपयोग करें, रीयूज करें, जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं पहले से जो है खनिज उपलब्ध हैं उनका दोबारा यूज करें, उसका पुनर्चक्रण, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पुनर्चक्रण करें। और संरक्षण से सतत विकास, इससे जो है क्या होगा, इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, यानी सतत विकास की। सतत विकास यानी, सतत विकास का आपने जो है पहले भी पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब जो है हम जो हमारे पास संसाधन है उसका इस तरह से प्रयोग करें ताकि हम जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए बचा सकें उसको, और पर्यावरण सुरक्षा भी संभव होती है, इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है। इसलिए जो है हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वो सीमित है, अनवीकरणीय है, अत्यधिक दोहन से बचाना है, और संतुलित उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, और सतत विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें हुई, हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों है, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है।
अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में कोयले का वितरण का वर्णन करना है। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोयला जो है एक मुख्य खनिज है जिसका उपयोग हम ऊर्जा के संसाधन के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? उससे जो है बिजली बनाने के लिए करते हैं। उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। पहले जो है ये घरों में भी आपको देखने के लिए मिलता था। कैसे मिलता था? खाना बनाने के लिए आपको प्रेस करने वाले जो है कोयला का उपयोग करते थे, परंतु आप जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रेस की जगह जो है कोयले वाली प्रेस ने स्थान ले लिया, और वहीं जो है आपके भोजन में एलपीजी का इस्तेमाल होने लगा, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा। वहां से भी अब जो है इसका उपयोग उद्योगों में होता है मोस्टली, और आपकी बिजली बनाने के निर्माण में होता है। तो अब इसका वितरण भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको देखते हैं। भारत में कोयला जो है प्रमुख ऊर्जा संसाधन है जिसकी हमने बात की अभी। इसका वितरण अगर असमान रूप से है, कैसे? क्योंकि कुछ ही राज्यों में इससे मुख्य रूप से देखा जाता है। जैसे 75% यानी 75% कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, 75% जो कोयला है इन 4 राज्यों में ही मिलता है हमें। अब झारखंड में, अब इनके जो ये जो स्टेट्स हैं इनमें कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड के झरिया, बोकारो और गिरिडीह। आपको यहाँ पर जो है झारखंड, बोकारो, झरिया, बोकारो और झरिया यहाँ पर ही है झारखंड के अंदर जो है। ये जो है प्रमुख उत्पादक वाले क्षेत्र हैं। ओडिशा, ये तलचेर और इलबैली, इलबैली और तलचेर जो है ओडिशा के अंदर, तलचेर और इल वैली। फिर छत्तीसगढ़ में कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा। आगे सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह है? रानीगंज, ये जो है रानीगंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सिंगरौली यहां पर देख रहे हैं, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है स्थान। महाराष्ट्र में चंद्रपुर क्षेत्र है जो कि कोयले के उत्पादन के लिए होता है। ये जो है हमने कुछ जो है क्षेत्र जाने विभिन्न राज्यों में जहां पर जो है कोयले का उत्पादन होता है। अब कोयले से संबंधित और बातें क्या हो सकती है? भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में, बात कर रहा था आपसे कि विद्युत उत्पादन में आप सबसे ज्यादा होता है। इस्पात उद्योग में भी होता है, यानी कि स्टील का जो इंडस्ट्री है उसमें भी होता है। अन्य भारी उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयले जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो अभी भी जो है हम जो है कोयले पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा संसाधन के लिए। और हमारी जो बिजली उत्पादन है, बिजली उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है हमारा कोयला, जो कि पाया जाता है 4 राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं। कितना प्रतिशत? 76% जो है कोयला इन्हीं 4 राज्यों तक सीमित है। और कुछ और भी एरिया हैं जैसे मध्य प्रदेश का सिंगरौली और महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है कोयला पाया जाता है। कोयला के वितरण जो है आप बता सकते हैं आसानी से। ये सारे पॉइंट्स आप जो है अलग अलग पॉइंट में, जैसे यहाँ पे पैसेज में लिखा है, आप इसको पॉइंट्स में लिखिएगा अपने आंसर में, और आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए और आराम से जो है इसे आप लिख सकते हैं। 120 शब्दों में लिखना था, इसलिए जो है एक बड़ा आंसर दिया था। अब जो है क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का भविष्य उज्जवल है, क्यों? देखिए, सोलर एनर्जी, सूर्य हमारे पास जो है वर्ष के जो है मोस्ट ऑफ द डेज में हमारे जो है अर्थ पर जो है पाया जाता है, यानी कि उसकी रोशनी पहुंचती है। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ऐसे जीके का एक क्वेश्चन है कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपकी शायद बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा, तो ये जो है मैं लास्ट में आपको इसका आंसर दूंगा, इतना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट में कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इतना हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है भारत में, क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे पास जो है हमेशा होती है, वर्ष के अधिकतर दिनों में हमारे पास होती है। ये जो है परंपरागत उद्योग जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, वो नहीं है, क्योंकि ये जो है गैर परंपरागत स्रोत में भी देखते हैं, और ये रिन्यूएबल है, ये जो है हमेशा हमारे पास रहने वाला है। पूरे वर्ष हमारे पास प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, ये बात हम कर चुके हैं, हमेशा रहता है मोस्ट ऑफ द डेज में। भारत में भौगोलिक दृष्टि से स्थिति जहां है, तो 300 दिन जो है भारत में धूप रहती है। तो भारत में जो है ये आप देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है विश्व पृथ्वी पर, वहां पर जो है 300 दिन, क्योंकि ये जो है आपकी विषुवत रेखा के पास में है, तो यहाँ पर जो है 300 दिन जो है धूप मिलती है। स्वच्छ और अक्षय पर्यावरण के अनुकूल है। जो सूर्य की रोशनी है, इससे अगर हम ऊर्जा का निर्माण करेंगे तो स्वच्छ है, उससे प्रदूषण नहीं होता। अक्षय और पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण जो है उससे दूषित नहीं होगा, उसके अनुकूल है, प्रदूषण नहीं होता।
अब जैसे कोयला पेट्रोलियम जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे वो सीमित हुए, हमारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ समय बाद अगर अत्यधिक दोहन करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और ये प्रदूषण भी फैलाते हैं, साथ ही साथ वो प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि हम सौर ऊर्जा की जब बात कर रहे हैं तो असीमित है, और सरकार भी सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चला रही है। अब जो है इस तरीके की योजनाएं भी आ रही हैं अलग अलग राज्यों में। सोलर पैनल्स लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। क्यों दे रही है सरकार सब्सिडी? ताकि जो है सोलर पैनल्स ज्यादा से ज्यादा लगे और सौर ऊर्जा है उसका उपयोग जो है भारत में बढ़े, ताकि हम, अब जैसे हमने बात कर रहे थे कि हम बिजली उत्पादन जो है हमारा कोयले से होता है, कोयले से प्रदूषण भी हो रहा है, उसको कम किया जा सके, उस पर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जा सके। उससे क्या होगा, उसका दोहन भी जो इतना ज्यादा मात्रा में हो रहा है उसका दोहन भी कम होगा। अब ये राष्ट्रीय सौर मिशन से क्या कर रही है सरकार, ये योजनाएं चला रही है ताकि जो है सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। गांव और दूर दराज क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बिजली की समस्या का समाधान कर रही है सरकार। जो है गांव में भी, जैसे अब देखिए बिजली पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर गांव तक, बहुत जो दूर गांव है वहां तक पहुंचाने में, क्योंकि बिजली जब पहुंचाई जाती है उसमें भी जो है बिजली जो है खराब होती है, क्योंकि रास्ते में जब ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी जो है आपकी बिजली खराब होती है। तो उसका समस्या का समाधान कैसे किया जाए, वहां पर जो है सोलर पैनल्स लगा दिए जाए उस गांव के लिए। भविष्य में सौर ऊर्जा न केवल ऊर्जा का आत्मनिर्भरता लाएगी, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएगी, क्योंकि आसानी से अब जो है हम ना तो कोयले पे निर्भर होंगे ना किसी अन्य चीज पर, हमारे पास जो है घर में ही सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर लाइट आएगी, उससे जो है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण, क्योंकि अब रोजगार कैसे बढ़ेगा, सोलर पैनल्स बनने हैं, सोलर पैनल्स बनने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगी हमें, तो उसके लिए रोजगार, आप अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होगा, चाहे उसकी सेल्स के लिए, चाहे उसकी मार्केटिंग के लिए, चाहे उसके प्रोडक्शन के लिए, और उससे जो है आर्थिक विकास भी होगा, इससे जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे घरों की छत पे सोलर पैनल्स, आप जैसे मेट्रो में देखते हैं, मेट्रो की छतों पर लगाए गए हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उन पर लगाए गए, अब लोग जो है घरों में भी लगा रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास, हमने बात की थी 300 दिनों तक जब उपलब्ध है, कोई चीज आसानी से उपलब्ध है और जिसका उपयोग हम जो है पर्यावरण के जो है दूषित करने से भी रोक सकते हैं। एक बार जो है अगर इन्वेस्टमेंट किया हमने, वो जो है कुछ सालों तक चलेगा, तो क्यों ना करें हम उसका उपयोग। तो ये जो है आपका भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य किस तरीके से उज्जवल है, वो सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ये जो है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से पीपीटीज पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और थैंक यू, जय हिंद।